नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की ट्यूशन क्लास शुरू करते हैं। आज हम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हिस्सा समझने वाले हैं। हम आसान भाषा में डिकोड करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है और ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या चीज है। रेडी हो? चलो शुरू कर। अच्छा, आपसे एक सवाल है। आप लोग घंटों घंटों फोन पे गेम्स खेलते हो, राइट? कभी सोचा है कि थोड़ी देर बाद ही फोन एकदम गर्म क्यों हो जाता है, हाथ में पकड़ा नहीं जाता? सिर्फ फोन ही नहीं, टीवी, लैपटॉप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज थोड़ी देर चलाओ और वो गर्म हो जाती है। तो आज इसके पीछे की साइंस को ही हम समझेंगे। ये है हमारा आज का प्लान। समझो जैसे बुक का इंडेक्स होता है वैसे ही। सबसे पहले फोन गर्म क्यों होता है, फिर हम देखेंगे कि एक सर्किट में एनर्जी ट्रैवल कैसे करती है। उसके बाद थोड़ा सा मैथ्स, पावर और हीट के फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। फिर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे और आखिर में आसान शब्दों में समझेंगे कि ये जूल्स लॉ आखिर है क्या। आपको अपने पिछले क्लासेस से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो याद ही होगी, है ना? वो दो चीजों को रगड़ने से छोटे छोटे करंट के झटके, वो स्पार्क्स। लेकिन आज हम उन स्पार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम एक पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस कंटिन्यूअस करंट की जो तारों में बहता है और हमारे डिवाइसेस को पावर देता है। तो देखो, ये हीटिंग इफेक्ट आखिर होता क्यों है। ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एनर्जी का सफर, उसकी जर्नी आखिर होती कैसी है। तो चलो इसकी जर्नी को बिल्कुल शुरू से ट्रैक करते हैं। ओके, तो एक सिंपल सा बेसिक सा सर्किट बनाने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए। क्या क्या? एक तो तारे, जिनको हम कहते हैं कनेक्टिंग वायर्स। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स, यानी आपकी बैटरी। फिर है एक रेजिस्टर, जिसे हम R से लिखते हैं। फिर पोटेंशियल डिफरेंस यानी V नापने के लिए एक वोल्ट मीटर, और करंट यानी I नापने के लिए एक एम मीटर। और हाँ, सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए एक प्लग की। अब इमेजिन करो कि सर्किट में दो पॉइंट्स हैं, A और B। पॉइंट A बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और पॉइंट B नेगेटिव से। इसका साफ मतलब ये है कि पॉइंट A हायर पोटेंशियल पर है और पॉइंट B लोअर पोटेंशियल पर। इसे ऐसे समझो जैसे पानी की टंकी। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है ना, बस सेम टू सेम इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है। तो जब एक चार्ज Q इस हायर पोटेंशियल A से बहते हुए लोअर पोटेंशियल B तक जाता है तो उस पर कुछ काम होता है, यानी वर्क डन होता है। उस चार्ज को A से B तक धक्का देने में एनर्जी लगती है और इस वर्क डन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस VAB को चार्ज Q से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। लेकिन एक मिनट, ये जो काम हो रहा है इसके लिए एनर्जी आ कहाँ से रही है? आखिर कौन है जो इस चार्ज Q को इतनी ताकत दे रहा है कि वो A से B तक जा पाए? सोचो। बिल्कुल सही, ये सारी एनर्जी सेल से आ रही है, हमारी बैटरी से। बैटरी ही तो सर्किट का पावर हाउस है, जो चार्ज को एनर्जी से लोड करती है। फिर वो चार्ज उस एनर्जी को रेजिस्टर तक डिलीवर करता है। सिंपल। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, इसके पीछे का मैथ्स। नोटबुक्स निकाल लो, क्योंकि ये डेरिवेशंस एग्जाम्स में जरूर आते हैं। हम देखेंगे कि ये पावर और हीट के फॉर्मूलाज आखिर आते कहाँ से हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? सबसे पहला टर्म है इलेक्ट्रिकल पावर, जिसे हम P से लिखते हैं। पावर का सिंपल सा मतलब है काम करने की रफ्तार, मतलब कितनी एनर्जी कितने टाइम में ट्रांसफर हो रही है। इसी को हम कहते हैं द रेट एट विच वर्क इज डन। तो चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। स्टेप 1, डेफिनेशन के हिसाब से पावर है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, सिंपल। स्टेप 2, अभी हमने देखा कि एनर्जी क्या थी, V मल्टीप्लाइड बाय Q, तो इस वैल्यू को फॉर्मूला में डाल दो। स्टेप 3, अब थोड़ा याद करो, चार्ज पर यूनिट टाइम यानी Q डिवाइडेड बाय T क्या होता है? करेक्ट, वो होता है करंट I। तो Q बाय T की जगह हम I लिख देंगे एंड विद देयर हमारा फाइनल फॉर्मूला पावर इक्वल्स V मल्टीप्लाइड बाय I। देखा कितना आसान था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर जो रेजिस्टर को मिली उसका आखिर होता क्या है? साइंस का रूल है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और दोस्तों, इसी वजह से, आई रिपीट, इसी वजह से आपका फोन गर्म होता है। अब हीट यानी H का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हीट होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी H इज इक्वल्स टू P इंटू T। अब P का फॉर्मूला V इंटू I डाल दो, तो ये बन गया H इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। यहाँ पे आएगी हमारी सुपरस्टार ओम्स लॉ की एंट्री। हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू IR, तो V की जगह IR रख दो, तो H बनेगा IR
इंटू आई इंटू टी, जिसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है H इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी, और इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके दो और फॉर्म्स भी हैं। अगर हम I की जगह V बाय R रखें तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा H इक्वल्स वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये तीनों फॉर्मूलाज बहुत काम आते हैं। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब टाइम है इन फॉर्मूलाज को एक्शन में देखने का। एक टेक्स्ट बुक का टिपिकल सा सवाल सॉल्व करते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। चलो देखते हैं। सवाल ये है, एक सेल है जो 9 ओम के रेजिस्टेंस से जुड़ा है। अगर उसमें हर सेकंड, ध्यान देना, पर सेकंड 400 जूल्स की हीट बन रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V कितना होगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें रेजिस्टेंस R पता है और हीट पर सेकंड यानी जूल्स पर सेकंड, जो कि पावर P होता है, वो भी पता है। अब हमें वो फॉर्मूला चूज करना है जिसमें P, R और V तीनों आते हों। याद है, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, P इक्वल्स वी स्क्वायर बाई आर। बस अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। P की जगह 400 और R की जगह 9, तो V स्क्वायर हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 9 यानी 3600। और 3600 का स्क्वायर रूट क्या होता है? कम ऑन, बिल्कुल सही, 60। तो हमारा आंसर आ गया 60 वोल्ट्स। देखा, अगर आपको सही फॉर्मूला पता है तो कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है। चलो, अब एंड में सब कुछ जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक क्विक रीकैप, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम प्रिंट हो जाएं। ये 4 बातें बिल्कुल मत भूलना। नंबर 1, सर्किट का पावर हाउस उसकी एनर्जी का सोर्स बैटरी या सेल होती है। नंबर 2, इलेक्ट्रिकल पावर P एनर्जी ट्रांसफर की स्पीड है। नंबर 3, जूल्स लॉ हमें बताता है कि कितनी हीट पैदा होगी। और नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जूल्स लॉ का फॉर्मूला H इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी। हाँ, एक और छोटी सी पर जरूरी बात, पावर को नापने की यूनिट होती है वॉट, जिसे हम W से लिखते हैं, और 1 वॉट का मतलब होता है 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पियर। ये रिलेशन बहुत हेल्पफुल है। ये है जूल्स लॉ की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। ये बस उसी फॉर्मूला H इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी कुछ शब्दों में बता रही है कि जो हीट पैदा होती है वो करंट के स्क्वायर आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस R और टाइम T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीधे शब्दों में, इनमें से कुछ भी बढ़ाओगे तो हीट भी बढ़ेगी। तब अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। अभी तक हम देख रहे थे कि ये हीटिंग इफेक्ट एक प्रॉब्लम है, जैसे फोन का गर्म होना, लेकिन क्या ये हमेशा एक प्रॉब्लम ही होता है? जरा सोचिए, हमारी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां हम इस हीटिंग इफेक्ट का फायदा उठाते हैं? इसके बारे में जरूर सोचना। सोचो, पानी गर्म करने वाला हीटर या इलेक्ट्रिक आयरन, इन सब में क्या हो रहा है? इसका जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए पढ़ते रहे। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही करंट से बल्ब तो रोशनी देता है और हीटर गर्मी? ये सब इलेक्ट्रिक करंट का ही कमाल है। तो चलिए, आज करंट के इसी हीटिंग इफेक्ट की गहराई में चलते हैं। बल्ब के ग्लो करने से लेकर आपके बिजली के बिल तक सब कुछ समझेंगे। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इस राज से कि बिजली से गर्मी आखिर आती कैसे है। फिर हम बल्ब के ग्लो करने का फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद हम आपके घर के बिजली के बिल को समझेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल भी सॉल्व करेंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, सेफ्टी के लिए फ्यूज और MCB के बारे में भी जानेंगे। रेडी? लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो सबसे पहले सेक्शन में लेट्स डाइव इनटू द बिग सीक्रेट, बिजली से गर्मी का राज। हाउ डज दिस इवन हैपन? करंट से हीट कैसे पैदा होती है? अब ये सवाल तो पक्का आपके दिमाग में आया होगा, है ना? सोचो, एक ही सर्किट है, सेम करंट कॉपर की वायर से भी निकल रहा है और बल्ब के उस छोटे से पतले से फिलामेंट से भी। लेकिन फिलामेंट तो इतना ग्लो करता है, इतना गर्म हो जाता है, पर वायर को कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? चलिए, इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसका जो सबसे सिंपल सा रीजन है ना, वो है एक चीज जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। सोचो, जब करंट फ्लो करता है और उसके रास्ते में कोई रुकावट आती है, अ रेजिस्टर, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बेसिकली हीट में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल, इट्स काइंड ऑफ लाइक जब आप एक बहुत क्राउडेड जगह से निकलने की कोशिश करते हो तो गर्मी लगती है ना, बस वैसा ही कुछ। ओके, दैट मेक्स सेंस। लेकिन अगला सवाल, ये जो रुकावट है, आखिर ये अलग अलग चीजों में अलग अलग क्यों होती है? वेल, इसका जवाब है मटेरियल में। हर चीज करंट को अपने अपने तरीके से रोकती है। लेट्स सी हाउ। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ है कॉपर
राइट, जो एक प्योर मेटल है। इसकी रेजिस्टिविटी कितनी लो है, बिल्कुल कम। इसीलिए हम इसकी वायर्स बनाते हैं ताकि करंट इजीली फ्लो करे और वायर गर्म ना हो। बट ऑन द अदर हैंड देखिए निक्रोम, ये एक एलोए है। इसकी रेजिस्टिविटी देखो कितनी हाई है, बहुत ज्यादा। और इसी हाई रेजिस्टेंस की वजह से ये इतनी हीट प्रोड्यूस करता है, तभी तो हम इसे हीटर्स और टोस्टर्स में यूज करते हैं। और इसका एक बोनस पॉइंट भी है, ये हाई टेम्परेचर पे जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब जलता नहीं। तो फिर बल्ब में क्या यूज होता है? वेल, द हीरो ऑफ द बल्ब इज टंगस्टन। हाँ, इसकी रेजिस्टिविटी भी हाई है, लेकिन इसकी जो असली सुपर पावर है ना, वो है इसका मेल्टिंग पॉइंट। कैन यू बिलीव इट? 3422 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये इतना गर्म हो सकता है, व्हाइट हॉट ग्लो कर सकता है, बट पिघलेगा नहीं। अमेजिंग। और हाँ, इसको जलने से बचाने के लिए बल्ब के अंदर इनर्ट गैसेस भरी जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन या आर्गॉन, ताकि ऑक्सीजन इसको खराब ना कर दे। ओके, सो साइंस तो समझ आ गया, पर अब आते हैं असली बात पर, पैसा। ये जो हम इतनी बिजली यूज कर रहे हैं, इसका बिल कैसे बनता है? लेट्स चेक इट आउट। आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे यूनिट्स वॉट देखा होगा, राइट? तो ये 1 यूनिट है क्या? इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। इमेजिन करो आपके पास एक 1000 वॉट का अप्लायंस है, फॉर एग्जाम्पल एक हीटर। अगर आप उसे आराम से 1 घंटे तक चलाते हो, तो आपने एग्जैक्टली 1 यूनिट बिजली कंज्यूम कर ली। दैट्स इट। इसीलिए इसका जो टेक्निकल नाम है वो है किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट। बट वेट अ मिनट, हमने स्कूल में पढ़ा है कि एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट तो जूल है, तो फिर ये बिजली वाले हमें किलोवाट आवर में बिल क्यों भेजते हैं? Why not joules? Any guesses? The answer is, it's just not practical. जूल इतनी छोटी सी यूनिट है, I mean it's tiny. अगर आपका बिल जूल्स में आता ना, तो उस पर इतने सारे जीरोस लगे होते कि आप कंफ्यूज हो जाते। It's like measuring the distance from Delhi to Mumbai in inches. कौन करेगा? Nobody. इसीलिए KWH यानी यूनिट एक मच मोर प्रैक्टिकल वे। ओके, थ्योरी तो हो गई, अब टाइम है थोड़ी प्रैक्टिस का। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एंड ट्रस्ट मी, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। तो सवाल को पहले आराम से समझते हैं। वी हैव अ 6 मीटर निक्रोम वायर, उसका रेजिस्टेंस है 22 ohms, ठीक है? अब हमने क्या किया, उसे बीच से काट दिया। सो नाउ वी हैव अ 3 मीटर वायर, वोल्टेज सेम है 220 वोल्ट्स। द क्वेश्चन इज, अब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी या कम? अब यहाँ पे एक रूल याद रखना है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब अगर वायर की लेंथ आधी हो गए तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, सिंपल। तो 22 ohms से आगे अब 11 ohms। And the result is going to surprise you. Let's do the math. Power का फॉर्मूला है P equals V squared by R, right? तो पहले जब 6 मीटर वायर थी, पावर थी 220 times 220 divided by 22. That's 2200 watts. ठीक है? अब नए केस में रेजिस्टेंस टू 11 ohm हो गया है, तो पावर कितनी होगी? 220 times 220 divided by 11. And that is 4400 watts. Can you believe it? Power double हो गई। तार को छोटा किया और हीट डबल हो गई। That's because at constant voltage, जब रेजिस्टेंस कम होता है तो पावर बढ़ जाती है। Isn't that cool? ऑलराइट, ये सब तो ठीक है, बट वी ऑल नो बिजली जितनी यूजफुल है उतनी ही डेंजरस भी हो सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, सेफ्टी। तो देखिए, 2 सबसे कॉमन डेंजर्स हैं। एक है शॉर्ट सर्किट। ये तब होता है जब गलती से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाते हैं और इससे करंट एकदम से बूम स्काई हाई हो जाता है। दूसरा है ओवरलोडिंग, मतलब आपने एक ही प्लग पॉइंट से एसी, गीजर, माइक्रोवेव सब कुछ चला दिया, अब बेचारा सर्किट इतना लोड नहीं ले पाता। दैट्स ओवरलोड। तो इन डेंजर से हमें कौन बचाता है? हमारे सेफ्टी गार्ड्स, फ्यूज और एमसीबी। फ्यूज आपने देखा होगा, एक पतली सी वायर, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा करंट आया तो ये पिघल जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि एक बार ब्लो हो गया तो यू हैव टू रिप्लेस इट। लेकिन एमसीबी ये मॉडर्न सोल्यूशन है। ये एक ऑटोमेटिक स्विच है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम हुई ये ट्रिप कर जाता है और आपको बस इसे वापस ऊपर ऑन करना है। सो मच इजियर। सो दैट वाज आवर एंटायर जर्नी टुडे। चलिए क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। तो सबसे पहले हमने देखा कि हाई रेजिस्टेंस अलॉयज जैसे निक्रोम हीटिंग अप्लायंसेस के लिए परफेक्ट है। बल्ब का हीरो है टंगस्टन, ऑल थैंक्स टू इट्स सुपर हाई मेल्टिंग पॉइंट। फिर हमने देखा कि आपका बिजली का बिल यूनिट्स में आता है, जिसका मतलब है 1 किलोवाट आवर। वो सरप्राइजिंग रिजल्ट भी याद है ना?
शॉर्टर वायर्स कैन एक्चुअली प्रोड्यूस मोर हीट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे घर के प्रोटेक्टर्स, फ्यूजेस एंड एमसीबी। ओके, बिफोर आई गो, एक छोटा सा होमवर्क प्रॉब्लम आपके लिए। सोचो, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, हाई सेटिंग पर 1100 वॉट्स लेती है, लो पर 330 वॉट्स, वोल्टेज फिक्स है 220 वी। आपको बस ये बताना है कि दोनों केसेस में करंट यानी I कितना होगा। हिंट आपकी स्क्रीन पर है, सो गेट योर कैलकुलेटर्स आउट, सॉल्व इट और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर डालना। I'll be waiting to see them. Until next time, keep thinking and keep नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले एक्सप्लेनर में हमने करंट के हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में जाना था, याद है? गर्मी जिसे आप फील कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन आज हम एक ऐसी ताकत की दुनिया में एंटर करने वाले हैं जो दिखती नहीं है, पर जिसने हमारी पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। चलो आज एक्सप्लोर करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो एक छोटी सी टाइम ट्रैवल जर्नी करते हैं। साल 1820 में इमेजिन करो, एक साइंटिस्ट हैं हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे हैं और उनके टेबल पर एक सर्किट के पास बाय चांस एक कंपास पड़ा हुआ था। जैसे ही उन्होंने करंट ऑन किया, एक जादू सा हुआ। कंपास की सुई जो हमेशा नॉर्थ दिखाती है, अचानक से हिल गई। ये कोई प्लान्ड एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक एक्सीडेंट था, एक आहा मोमेंट जिसने साइंस की हिस्ट्री ही बदल दी। उससे पहले सब सोचते थे बिजली अलग है और मैग्नेटिज्म अलग। इस एक छोटे से एक्सीडेंट ने सबको गलत प्रूव कर दी। इस लाइन को आराम से सोचो। एक बिल्कुल सिंपल सा तांबे का तार जो हम रोज देखते हैं, वो एक इनविजिबल यानी अदृश्य चुंबक बन सकता है। आज हम इसी मिस्ट्री को, इसी रहस्य को सॉल्व करने वाले हैं। ये आखिर होता कैसे है? एक करंट और एक चुंबक के बीच में आखिर कनेक्शन क्या है? और इसी कनेक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसे मैंने बताया, पहले लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऑर्स्टेड की डिस्कवरी ने यह साबित किया कि ये दो अलग फोर्सेस हैं ही नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही फंडामेंटल फोर्स के दो अलग अलग रूप हैं। तो उन्होंने आखिर देखा क्या था? वो कौन सा प्रूफ था जिसके बेसिस पर इतनी बड़ी बात कह दी गई? हम ओर्स्टेड के उस हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि उन्होंने इस कनेक्शन को कैसे साबित किया। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू दिस। सोचो, हमारे पास एक सिंपल सर्किट है, एक मोटा कॉपर वायर और उसके ठीक पास एक मैग्नेटिक कंपास रखा है। स्टेप 1, जब सर्किट ऑफ है यानी कोई करंट नहीं है, तो कंपास की सुई आराम से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। नॉर्मल। अब यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। स्टेप 2, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, करंट वायर में दौड़ना शुरू होता है एंड बूम, सुई डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो अपनी जगह से हिल जाती है। और स्टेप 3 में जब हम बैटरी के टर्मिनल्स को पलट देते हैं यानी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो सुई फिर से डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन इस बार बिल्कुल ऑपोजिट यानी उल्टी डायरेक्शन में। इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखो, एक कंपास की सुई सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से हिलती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर सुई हिल रही है, इसका मतलब वहां एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और वो फील्ड आया कहां से? उस वायर से। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है। और यही है हमारी ऑफिशियल साइंटिफिक टर्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये प्रिंसिपल सीधा साधा ये कहता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक ऐसा तार जिसमें से करंट बह रहा हो, वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। सिंपल, राइट? ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड है, पर ये फील्ड है कैसा? इसकी डायरेक्शन क्या है? ऊपर, नीचे, गोल? इसका पता कैसे लगाएं? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आगे कैसे बिल्ड करना है। तो आखिर सवाल यही है, मैग्नेटिक फील्ड जाता किधर है? साइंस में हम गेसिंग गेम नहीं खेलते, हमारे पास हर चीज के लिए रूल्स होते हैं, और इस इनविजिबल फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए भी एक बहुत ही शानदार और आसान सा रूल है, और उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। हाँ, इसका एक और नाम है मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। लेकिन राइट हैंड थंब रूल याद रखना और उसे यूज करना बहुत ही आसान है। ये एक सिंपल सा टूल है जो आपको इस इनविजिबल फील्ड का पूरा मैप दे देगा। चलो मेरे साथ करके देखो। राइट नाउ, अपना सीधा हाथ यानी राइट हैंड आगे लाओ। नाउ इमेजिन करो कि तुमने उस करंट वाले वायर को अपने हाथ में पकड़ लिया है। स्टेप 1, अपने अंगूठे को यानी थंब को करंट यानी आई की डायरेक्शन में रखो। मान लो करंट ऊपर जा रहा है तो अंगूठा ऊपर। गॉट इट? अब स्टेप 2, अपनी उंगलियों को वायर के चारों तरफ घुमाओ, जैसे तुम मुट्ठी बंद कर रहे हो। तुम्हारी उंगलियां जिस डायरेक्शन में
कर्ल हो रही हैं वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की। दैट्स इट, इतना सिंपल है। यही है फील्ड की डायरेक्शन पता करने का सबसे ब्रिलियंट तरीका। तो जब तुमने अपनी उंगलियों को घुमाया तो क्या शेप बना? एक सर्कल, राइट? बिल्कुल। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट नहीं होती बल्कि वायर के चारों तरफ गोल सर्कल्स में होती हैं। इन्हें हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो। और यहाँ सेंटर क्या है? वही हमारा वायर। बिल्कुल वैसे जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने से गोल गोल रिपल्स बनती हैं जिनका सेंटर वो पत्थर होता है। और इन पानी की लहरों की तरह ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते हो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बड़े होते जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता जाता है। बिल्कुल आग की तरह, आग के पास ज्यादा गर्मी महसूस होती है, दूर कम। वैसे ही वायर के बिल्कुल पास फील्ड सबसे स्ट्रांग होगा और दूर जाने पर वीक हो जाएगा। अब हमने फील्ड की डायरेक्शन और शेप दोनों समझ ली, लेकिन इस फील्ड की ताकत, इसकी स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है? क्या हम इस इनविजिबल मैग्नेट को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ दो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारी कहानी के। एक है करंट, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, यानी वायर से हर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, यानी फील्ड कितना ताकतवर है। और ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और इनका रिश्ता बहुत ही सिंपल सा है। एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसे हमेशा याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ करंट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। इसका सीधा सा मतलब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इस स्लाइड को देखो, ये इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। अगर आप वायर में करंट बढ़ाते हो तो उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और अगर आप करंट कम करते हो तो फील्ड भी कमजोर पड़ जाता है। तो इसका सबसे जरूरी पॉइंट ये है, जितना ज्यादा करंट उतना पावरफुल मैग्नेट। और इसी सिंपल से प्रिंसिपल का यूज करके हम बनाते हैं सुपर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी बिजली से चलने वाले चुंबक। यही वो चीज है जो बड़े बड़े जंकयार्ड्स में गाड़ियां उठाती हैं या आपके घर की डोरबेल में भी यूज होती है। सोचिए, अगर एक सीधा तार इतना फील्ड बना सकता है तो क्या हो अगर हम उस तार को एक स्प्रिंग की तरह घुमाकर एक कॉइल बना दें। हर घेरा, हर टर्न अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर उस कॉइल में n टर्न्स हैं तो सारे फील्ड्स आपस में जुड़ जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड n गुना यानी n टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाता है। अमेजिंग, इजंट इट? चलिए, तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एकदम दिमाग में फिट हो जाएं। पहला पॉइंट, ओरेस्टेट की डिस्कवरी, बिजली से मैग्नेटिज्म पैदा होता है। दूसरा, फील्ड का शेप कैसा होता है, एक सीधे तार के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तीसरा, उस फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करें, राइट हैंड थंब रूल से, अंगूठा करंट और घूमती हुई उंगलियां फील्ड। और चौथा, फील्ड की स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब आपकी बारी। लेट्स सी कि आपने आज कितना सीखा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो आज के ही टॉपिक पर बेस्ड है। थोड़ा दिमाग लगाने के लिए तैयार हो जाइए। सवाल है, एक लंबे सीधे करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही से डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए, फील्ड वायर के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर सीधी लाइन से बना होता है, या ऑप्शन बी, फील्ड वायर को सेंटर मानकर बने कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बना होता है। इसके बारे में आराम से सोचो। अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, चाहे ए हो या बी। इसका सही जवाब मैं आपको हमारे अगले एक्सप्लेनर में बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि वो जवाब सही क्यों है। लेट्स सी कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। और आगे क्या? आज हमने एक स्ट्रेट वायर की कहानी देखी, लेकिन क्या होगा जब हम इस तार को मोड़कर एक गोल लूप या एक स्प्रिंग जैसा कॉइल बना देंगे? चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल होने वाली हैं। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तब तक कीप लर्न। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास याद है, हमने देखा था कि एक सिंपल सीधी सी तार, एक स्ट्रेट वायर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। लेकिन आज तो असली मजा आने वाला है। हम देखेंगे कि बस उस तार को थोड़ा सा मोड़कर उससे हम कितना ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। रेडी हो? तो चलिए शुरुआत करते हैं एक रियल प्रॉब्लम से। सोचिए इसके बारे में। एक सिंपल सीधी वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो बहुत ही कमजोर मतलब वीक होता है और हर जगह फैला हुआ यानी स्कैटर्ड होता है। अब आप ही बताओ, इतने वीक फील्ड से क्या मोटर चलेगी या एक MRI मशीन काम करेगी? बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है
इसे पावरफुल कैसे बनाएं? पता है, सारा का सारा राज इसके शेप में छिपा है। तो आते हैं अपने लेवल 1 पर, हमारा पहला कदम। और ये इतना आसान है कि आप बोलोगे बस इतना ही। हम क्या करने वाले हैं, हम उस सीधी तार को बस एक सर्कल में मोड़ देंगे। दैट्स इट, अ सर्कुलर लूप। लेकिन चलिए अब इसके अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि ये इतना सा छोटा सा चेंज इतना बड़ा, इतना पावरफुल असर कैसे डालता है। ओके, तो एक बेसिक रूल है जिसको बिल्कुल भूलना नहीं है। आपको याद है स्ट्रेट वायर के चारों तरफ गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी? बिल्कुल वैसे ही इस सर्कुलर लूप के भी हर एक छोटे से छोटे हिस्से के चारों तरफ ऐसी ही गोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। इन्हें हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसे ढेर सारे सर्कल्स जिनका सेंटर पॉइंट एक ही हो। सिंपल। अब देखिए, यहाँ पर असली मैजिक हो रहा है। इस स्लाइड पर पूरा फोकस देखो। वायर के हर पॉइंट पर छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, राइट? लेकिन जैसे जैसे हम लूप के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, ये सर्कल्स बड़े होते जाते हैं, और बड़े और बड़े, और बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आके क्या होता है, ये सर्कल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका जो घुमाव है, उनका जो आर्क है, वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। सोचो, और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सारा का सारा मैग्नेटिक फोर्स एक ही डायरेक्शन में लाइन अप हो गया है। पावरफुल है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक लूप से हमने फील्ड को सेंटर में कॉन्सेंट्रेट तो कर लिया, गुड जॉब। लेकिन ये तो बस लेवल 1 था। अब टाइम है पावर अप का। इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? इसको लेवल अप कैसे करें? चिंता मत करो, इसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही कूल ट्रिक है। और ये रहा वो रूल। इसको अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। ये गोल्डन रूल है, एग्जाम्स के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मोर टर्न्स इक्वल्स मोर पावर। जितने ज्यादा घुमाव उतनी ज्यादा ताकत। और इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो एकदम सिंपल है। देखो, हिसाब बिल्कुल सीधा है। मान लो आपने तार को एक बार लपेटा, आपको 1 यूनिट पावर मिले। अगर आप उसे 2 बार लपेटोगे तो पावर डबल हो जाएगी, 3 बार लपेटोगे तो पावर ट्रिपल। तो अगर आपके कॉइल में n टर्न्स हैं, मतलब आपने तार को n बार लपेटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा? सिंपल, n गुना n टाइम्स स्ट्रॉन्गर। आसान है ना? इसी सिंपल प्रिंसिपल की वजह से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स होते हैं ना, उनमें हजारों लाखों टर्न्स होते हैं। मोर टर्न्स मोर पावर। तो अब तक हमने एक लूप देखा, फिर बहुत सारे लूप्स देखे। लेकिन जब हम इस आइडिया को इसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक ले जाते हैं, जब हम इसे इसका फाइनल रूप देते हैं, तब क्या बनता है? तब हमें मिलती है इसकी फाइनल फॉर्म, और इसका नाम है सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड क्या है? बस इसको एक स्प्रिंग जैसा समझो। देखा है ना स्प्रिंग? बिल्कुल वैसा ही। ये एक लंबा सा कॉइल होता है जिसमें हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक सिलेंडर के शेप में बस लपेटते जाते हैं। तो आसान भाषा में ये ढेर सारे सर्कुलर लूप्स की एक लंबी चेन है जो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही है हमारी क्रिएशन का फाइनल फॉर्म, इसका सबसे पावरफुल वर्जन। और अब देखो ये कितनी कमाल की चीज है। ये स्लाइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखा रही है। जैसे ही हम एक सोलेनॉइड से करंट पास करते हैं, वो पता है क्या बन जाता है? वो बिल्कुल एक परमानेंट बार मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। अमेजिंग है ना? देखो, सोलेनॉइड का भी एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। और दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो भी देखो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। एक टेम्परेरी मैग्नेट जो बिल्कुल परमानेंट मैग्नेट जैसा काम कर रहा है। ओके, अब आते हैं इसकी सबसे खास बात पर, सोलेनॉइड की असली सुपर पावर। यहाँ लिखा है कि द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब सोलेनॉइड के अंदर सारी मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, सीधी एक साथ। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट? इसका मतलब है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म, सबकी एक जैसी। बिल्कुल वैसे ही इसका मतलब है कि कॉइल के अंदर आप चाहे यहाँ चेक करो या वहाँ या किसी भी पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो बिल्कुल सेम होगी, ना कहीं ज्यादा ना कहीं कम, एकदम परफेक्ट, एकदम बराबर। तो आइए इस पूरी कहानी को, इस पूरी जर्नी को एक बार फिर से देखते हैं। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? एक कमजोर, बिखरे हुए मैग्नेटिक फील्ड से। और हम कहाँ पहुंचे? एक स्ट्रॉन्ग, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड और बिल्कुल यूनिफॉर्म फील्ड तक। तो चलिए इस पूरी जर्नी ऑफ पावर को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। बस ये 4 बातें हैं जो आपको इस टॉपिक से हमेशा के लिए याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, सर्कुलर लूप, ये फील्ड को सेंटर में कॉन्सेंट्रेट करता है। पॉइंट नंबर 2, एन टर्न्स,
ये फील्ड की स्ट्रेंथ को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। सिंपल। पॉइंट नंबर 3, सोलेनॉइड। ये करंट देने पर एक बार मैग्नेट बन जाता है। और चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट, इनसाइड अ सोलेनॉइड द फील्ड इज परफेक्टली यूनिफॉर्म। ये 4 चीजें बस, दैट्स इट। तो ठीक है, काफी कुछ सीख लिया हमने। अब बारी है आपकी, इट्स टेस्ट टाइम। जो भी हमने अभी समझा है उसे अप्लाई करने का वक्त आ गया है। तैयार हो? ये रहा आपके लिए द फाइनल चैलेंज। चलो दिमाग लगाओ। सवाल सिंपल है। अगर एक सोलेनॉइड के अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके एक्सिस के पैरेलल हैं, यानी एकदम सीधी और एक दूसरे के बराबर चल रही हैं, तो इससे उसकी फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में क्या पता चलता है? अभी डिस्कस किया था हमने। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इंटेंसिटी कैसी होगी? बिल्कुल सही, जवाब आपकी स्क्रीन पर है। चलो इसके बारे में सोचना। नमस्ते दोस्तों, वेलकम। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो हम रोज देखते हैं, लेकिन शायद कभी उसके पीछे का जादू नहीं समझ पाते। आज हम उसी जादू को आसान फिजिक्स से डिकोड करेंगे। कभी सोचा है आपने, आपके घर का पंखा, मिक्सर या कोई भी छोटी सी मोटर, ये सब सिर्फ बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से आखिर घूमते कैसे हैं? सोचो, इलेक्ट्रिसिटी है क्या? बस एक तार के अंदर बहते हुए छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नन्हे से इलेक्ट्रॉन्स इतनी ताकत, इतना पुश कहाँ से लाते हैं कि एक भारी पंखे को घुमा सके? कहाँ से आता है ये धक्का? इस सवाल का जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा होगा। पहले हम बिजली से मोशन का जादू समझेंगे, फिर द कंडक्टर का जंप एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके बाद सबसे जरूरी चीज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखेंगे, उस रूल को रूल इन एक्शन में टेस्ट करेंगे, और आखिर में एक क्विक रिकैप और आपके लिए एक सवाल होगा। रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, बिजली से मोशन का जादू। तो इस पूरे जादू का जो सीक्रेट है, जो राज है, वो 2 शक्तियों के मिलन में है। एक है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों जब एक साथ आते हैं ना, तो एक तीसरी, एक अनोखी ताकत पैदा होती है। समझ लो ये एक सीक्रेट हैंडशेक जैसा है। जब करंट बहता है, वो भी अपनी एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जब वो बाहर की बड़ी मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है, तभी पैदा होता है वो पुश। अच्छा, थ्योरी तो ठीक है, पर इसका कोई प्रूफ है? बिल्कुल है। चलिए अब इस इंटरेक्शन को एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से साबित करते हैं। आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, द कंडक्टर का जंप। सेटअप एकदम सिंपल है। देखो, पहले जब करंट बंद है तो ये कॉपर वायर बिल्कुल शांत है, आराम से है। फिर जैसे ही हम करंट ऑन करते हैं, बूम, देखा आपने, वायर एकदम से उछाल जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जब हम करंट की दिशा यानी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो वायर दूसरी तरफ उछलती है। इसका मतलब साफ है, कोई तो है जो उसे धक्का दे रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? हमने फिजिक्स का एक गोल्डन रूल डिस्कवर किया है। सिंपल सी बात है, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी एक ऐसी तार जिसमें करंट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, एक अनोखा धक्का। और दोस्तों, यही वो प्रिंसिपल है जिस पे दुनिया के सारे मोटर्स चलते हैं। ओके, फोर्स लगता है, ये तो पक्का हो गया, लेकिन सवाल ये है किस तरफ? धक्का ऊपर लगेगा, नीचे, लेफ्ट या राइट? ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला करंट की डायरेक्शन और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वायर कहाँ जंप करेगी। और इस डायरेक्शन के पजल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मास्टर की है, एक सुपर टूल, एक जादुई नियम, और वो है हमारा अगला टॉपिक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलो सब लोग मेरे साथ करो, एक्शन टाइम। अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ, राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाला। अब अपने अंगूठे, पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर और बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर को ऐसे फैलाओ कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों, परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है। एक गन जैसा शेप बन गया, परफेक्ट। अब इस हाथ की हर उंगली का एक खास मतलब है। आपकी पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। फिजिक्स में हम इसे बी से लिखते हैं, तो ये उंगली हमेशा फील्ड की तरफ पॉइंट करेगी। ओके, अब आती है बीच की उंगली की बारी, द मिडिल फिंगर। ये उंगली आपको हमेशा करंट की डायरेक्शन में रखनी है। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंडेक्स फिंगर फील्ड, मिडिल फिंगर करंट। सिंपल। तो अब आएगा असली मजा। अगर पहली उंगली फील्ड की तरफ है और बीच वाली करंट की तरफ, तो आपका अंगूठा, आपका थंब ऑटोमेटिकली आपको उस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। यही है वो बिग पुश जो कंडक्टर को हिलाता है। इसको आप फादर, मदर, चाइल्ड से भी याद रख सकते हैं। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट।
और एक एग्जाम के लिए प्रो टिप, स्टूडेंट्स इस बात को नोट कर लीजिए, ये फोर्स सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम तब होता है जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, यानी परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए, अब रूल तो सीख लिया, अब उससे काम पर लगाते हैं, थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं। आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, रूल इन एक्शन, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, आराम से सुनिए। इमेजिन कीजिए मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर जा रहा है, इनटू द पेज, और जो करंट है वो सीधे हाथ की तरफ यानी राइट साइड में फ्लो कर रहा है। तो बताओ वायर पे धक्का किस तरफ लगेगा? चलो, अपना लेफ्ट हैंड वाला टूल तैयार करो। पहला कदम, अपनी इंडेक्स फिंगर को स्क्रीन के अंदर पॉइंट करो। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दूसरा कदम, अब इसी पोजीशन में रहते हुए अपनी मिडिल फिंगर को सीधे हाथ यानी राइट की तरफ पॉइंट करो। हो गया? अब अपने अंगूठे को देखो, चेक योर थंब, वो कहाँ इशारा कर रहा है? बिल्कुल सही, आपका अंगूठा ऊपर की तरफ यूपी इशारा कर रहा होगा। इसका मतलब फोर्स वायर को ऊपर की तरफ धकेलेगा। एंड दैट्स इट। यही है इलेक्ट्रिक मोटर का सबसे बेसिक प्रिंसिपल। एक सिंपल सा नियम और इतनी बड़ी बड़ी मशीन चल जाती है। अमेजिंग है ना? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, रिकैप और आपका सवाल। जो भी हमने सीखा है उसे जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब दिमाग में फिट हो जाए। तो इन 4 बातों को हमेशा याद रखें। नंबर 1, करंट वाली वायर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स महसूस करती है। नंबर 2, इस फोर्स की डायरेक्शन कौन बताता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नंबर 3, फील्ड के लिए इंडेक्स, करंट के लिए मिडिल और फोर्स के लिए थंब। और नंबर 4, फोर्स सबसे ज्यादा कब होता है? जब करंट और फील्ड 90 डिग्री पर हो। अब आपके दिमाग की एक्सरसाइज, ध्यान से सोचो, अगर आप करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों को एक साथ पलट दो तो फोर्स की डायरेक्शन का क्या होगा? ऑप्शन ए, वो भी रिवर्स हो जाएगी, ऑप्शन बी, वैसी ही रहेगी, या ऑप्शन सी, फोर्स 0 हो जाएगा। आराम से सोच लीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, फोर्स की डायरेक्शन वैसी की वैसी ही रहेगी। इट स्टेज द सेम। चौंक गए? अपना बायां हाथ इस्तेमाल करके खुद ट्राई करो, आपको जवाब मिल जाएगा। एक बार पलटने से फोर्स पलटता है, लेकिन 2 बार पलटने से वो वापस वैसा ही हो जाता है। कूल राइट? तो हमने फोर्स की कहानी तो समझ ली, हमें ये पता चल गया कि धक्का कैसे लगता है। लेकिन एक धक्के से पंखा लगातार कैसे घूमता है? इस एक सिंगल पुश को कंटिन्यूअस लगातार स्पिनिंग मोशन में कैसे बदलते हैं? इसका जवाब छुपा है इलेक्ट्रिक मोटर के डिजाइन में, जिसके बारे में हम अगले एक्सप्लेनर में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका। कभी सोचा है बटन दबाते ही पंखा कैसे घूमने लगता है, या मिक्सर में मसाले कैसे पिस जाते हैं? इन सब के पीछे एक छोटा सा जादू है। आज हम उसी जादू के बिल्कुल दिल में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिक मोटर्स काम कैसे करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपके घर का फैन, किचन का ब्लेंडर और हाँ, एक शाइनी इलेक्ट्रिक कार, इन तीनों चीजों में ऐसी क्या एक चीज है जो बिल्कुल कॉमन है? थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही सोचा आपने, जवाब है दी इलेक्ट्रिक मोटर। ये एक ऐसी अमेजिंग डिवाइस है जो बेसिकली बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेती है और उसे घूमने वाली ताकत यानी कंटिन्यूअस मैकेनिकल मोशन में बदल देती है। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो बिजली दो, घुमाओ लो। ओके, तो इसके काम करने के तरीके को ठीक से समझने के लिए पता है हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल स्क्रैच से एक एक पुर्जा जोड़कर अपनी खुद की एक सिंपल सी मोटर बनाएंगे। रेडी हैं? चलिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए आर्मेचर कॉइल। भारी नाम है पर चीज बड़ी सिंपल है। ये बस एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिसे हमने एक रेक्टेंगल की शेप में लपेट दिया है। मान लीजिए ABCD। कॉपर इसलिए क्योंकि उससे करंट मस्त बहता है, और यही वो हिस्सा है, यही हमारा हीरो है जो आखिर में घूमेगा। अब हमारे हीरो यानी इस कॉइल को घुमाने के लिए एक फोर्स तो चाहिए ना, और वो फोर्स आएगी इन मैग्नेट से। हम एक बहुत पावरफुल परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे। ये मैग्नेट अपने आसपास एक इनविजिबल फोर्स फील्ड बनाता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और हम अपनी कॉइल को ठीक इसी फोर्स फील्ड के बीच में रख देंगे। और अब आता है इस मोटर का सबसे जरूरी, सबसे जीनियस हिस्सा, इसका दिमाग। इसे कहते हैं स्प्लिट रिंग्स, या टेक्निकल भाषा में द कम्यूटेटर। बेसिकली ये एक मेटल की रिंग के 2 आधे आधे टुकड़े हैं, X और Y। ये कॉइल के एंड से जुड़े होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे जैसे कॉइल घूमेगी ये रिंग्स भी उसके साथ ही घूमेंगे। इस बात को याद रखिएगा।
और आखिरी पीस से हमारी पजल का द ब्रशेस। ये 2 कार्बन के कंडक्टर्स हैं, E और F, जो अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स रहते हैं, ये हिलते नहीं। इनका काम सिंपल सा है, बैटरी से करंट लेना और घूमते हुए स्प्लिट रिंग्स को हल्के से टच करके करंट सप्लाई करना। ये एक तरह के पोस्टमैन हैं जो करंट की चिट्ठी डिलीवर करते हैं। तो लीजिए, हमारी मोटर असेंबल हो चुकी है, सारे पार्ट्स अपनी जगह पर हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये घूमेगी कैसे? आखिर इसके स्पिन के पीछे का राज क्या है? चलिए इस पर्दे को हटाते हैं और इसके साइंस को समझते हैं। इस राज को खोलने की मास्टर की है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। घबराइए मत, ये एक सुपर इजी नियम है। ये बस इतना बताता है कि अगर आप करंट वाली वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर धक्का यानी फोर्स किस तरफ लगेगा। चलिए सब अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कीजिए। अंगूठा, पहली उंगली और बीच वाली उंगली, तीनों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखिए। अब थंब बताएगा फोर्स के डायरेक्शन, पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की और मिडिल फिंगर करंट की। सिंपल। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, करंट ने ब्रश E से एंट्री ली और कॉइल के AB हिस्से में A से B की तरफ गया। चलो अब लगाओ फ्लेमिंग्स रूल, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अब यही करंट घूमकर CD हिस्से में C से D की तरफ आएगा। यहाँ डायरेक्शन उल्टी है तो फ्लेमिंग्स रूल के हिसाब से फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो सोचिए, एक साइड नीचे जा रही है, दूसरी ऊपर, इससे क्या होगा? बिल्कुल हमारी कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगी। पर एक मिनट, लॉजिक तो ये कहता है कि आधा चक्कर पूरा होने के बाद जब AB ऊपर और CD नीचे आ जाए तो कॉइल को रुक जाना चाहिए। सही कहा ना? लेकिन वो रुकती नहीं है और यहीं पर इस डिजाइन का असली जादू, इसका जीनियस पार्ट सामने आता है। देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे ही कॉइल आधा घूमती है, याद है वो स्प्लिट रिंग्स, वो भी साथ में घूम जाते हैं और ब्रशेस से अपना कॉन्टैक्ट बदल लेते हैं। जो रिंग पहले ब्रश E को टच कर रही थी, अब वो F को कर रही है और इस छोटी सी अदला बदली से कॉइल के अंदर करंट का रास्ता पूरा उलट जाता है। अब करंट D से C और B से A की तरफ बहता है और करंट का ये पलटना, दिस रिवर्सल इज एवरीथिंग, यही सारा खेल है। इसकी वजह से जो कॉइल का हिस्सा अब मैग्नेटिक फील्ड के लेफ्ट साइड में है, उस पर धक्का अभी भी नीचे ही लगता है और जो राइट में है उस पर ऊपर। इसका मतलब कॉइल को हमेशा एक ही दिशा में एक कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप धक्का मिलता रहता है और वो घूमती रहती है, घूमती रहती है और घूमती रहती है। तो अभी तक हमने एक सिंपल सा वायर का लूप घुमाया, लेकिन आपको अंदाजा है कि इस एक छोटे से सिंपल से आइडिया ने हमारी पूरी दुनिया को कैसे पावर किया है? देखिए, असली जिंदगी में जो मोटर आपके फोन के वाइब्रेटर से लेकर इलेक्ट्रिक ट्रेन तक में लगी है, वो इससे कहीं ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्लेक्स होती है। उसमें बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, लेकिन उन सब के दिल में जो बुनियादी उसूल, जो कोर प्रिंसिपल काम करता है, वो बिल्कुल यही है जो हमने अभी अभी सीखा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर वो दिमाग, वो स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर ना होता तो क्या होता? मोटर आधा घूमती और फिर करंट रिवर्स ना होने की वजह से वहीं से वापस घूम जाती। बस एक ही जगह आगे पीछे झटके लेती रहती, कभी पूरा चक्कर लगा ही नहीं पाती। तो इस पूरी कहानी का असली हीरो वही कम्यूटेटर है। चलिए, तो इससे पहले कि हम खत्म करें, जो कुछ भी हमने आज सीखा उसे फटाफट 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स में रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंस्ट्रक्शन। एक मोटर के 4 मेन पार्ट्स हैं, आर्मेचर कॉइल, मैग्नेट्स, स्प्लिट रिंग्स और ब्रशेस। पॉइंट नंबर 2, प्रिंसिपल। सिंपल सा उसूल है कि जब भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर एक टर्निंग फोर्स लगता है। और पॉइंट नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स। उनका जादू ये है कि वो हर आधे चक्कर के बाद करंट को रिवर्स कर देते हैं, जिससे मोटर को कंटिन्यूअस स्पिन मिलती है। तो आज हमने ये तो देख लिया कि बिजली से मोशन यानी घुमाव कैसे पैदा करते हैं, लेकिन अब एक आखिरी सवाल, क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? क्या हम मोशन यानी घुमाव से बिजली बना सकते हैं? इस सवाल पर सोचिए जरूर, क्योंकि अगली बार हम इसी के पीछे का राज खोल। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट से मोशन बनता है, याद है? जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर में। सिंपल है ना, आप करंट दो और मोटर घूमने लगती है। लेकिन आज हम इस पूरी कहानी को बिल्कुल पलट देंगे। तो यही था वो बड़ा सवाल, माइकल फैराडे का वो बिलियन व्यू क्वेश्चन, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मोशन बन सकता है तो क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? क्या मोशन यानी हरकत से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? चलिए आज इस मैजिक के पीछे की साइंस को डीकोड करते हैं। ओके, सो लेट्स डाइव राइट इन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मैं बता दूं, ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है,
ये वो प्रिंसिपल है जो लिटरली हमारी पूरी दुनिया को पावर करता है। बड़े बड़े जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, आपके घर में जो बिजली आ रही है ना, उसकी वजह यही है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये जो नई छुपी हुई इलेक्ट्रिसिटी थी, इसको देखेंगे कैसे, इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? फैराडे को एक स्पेशल टूल चाहिए था, एक जासूस, जो करंट के छोटे से छोटे इशारे को भी पकड़ ले। तो मिलिए हमारे इलेक्ट्रिक डिटेक्टिव से। इसका नाम है गैल्वेनोमीटर और ये कोई आम डिवाइस नहीं है। ये इतना सेंसिटिव होता है कि करंट का एक छोटा सा झोंका भी इससे बच नहीं सकता। जरा सा करंट आया और इसकी नीडल फट से हिल जाती है। इसको रीड करना सुपर सिंपल है। देखो, जब कोई करंट नहीं होता तो इसकी सुई यानी नीडल सेंटर में 0 पर आराम से रेस्ट करती है। जैसे ही करंट आता है, ये सुई लेफ्ट या राइट एक किक मारती है, बिल्कुल एक हार्टबीट की तरह, धक। और ये किक किस तरफ है, लेफ्ट या राइट, उससे हमें करंट का डायरेक्शन भी पता चल जाता है। सिंपल, राइट? तो अब स्टेज सेट हो चुका है। हमारे पास हमारा डिटेक्टिव एक गैल्वेनोमीटर भी है। चलिए अब देखते हैं फैराडे का वो लेजेंडरी एक्सपेरिमेंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट के सेटअप को इमेजिन करो। बहुत सिंपल है। 2 कॉइल्स हैं, ठीक है? कॉइल 1 ये बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब इसमें हम करंट ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और कॉइल 2 ये सिर्फ हमारे जासूस यानी गैल्वेनोमीटर से जुड़ी है। दैट्स इट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके बीच कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, नो वायर्स टचिंग, कुछ। तो अब एक्शन शुरू होता है। स्टेप 1, हम कॉइल 1 का स्विच ऑन करते हैं, ठीक है? स्टेप 2, हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए? एग्जैक्टली, कॉइल 2 के गैल्वेनोमीटर पर। फिर स्टेप 3, हम स्विच को ऑफ कर देंगे। और स्टेप 4, दोबारा गैल्वेनोमीटर पर नजर। रेडी? एंड दिस वाज द मैजिक मोमेंट। जैसे ही स्विच ऑन किया, कॉइल 2 के गैल्वेनोमीटर में एक झटका आया, उसकी नीडल किक हुई। वाओ! और जब स्विच ऑफ किया तो नीडल फिर से किक हुई, लेकिन इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। सोचो, इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी एक कॉइल में करंट ऑन ऑफ करने से दूसरी कॉइल में करंट पैदा हो रहा है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? लेकिन वेट, पिक्चर अभी बाकी है। फैराडे ने सोचा, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। अब उन्होंने कॉइल 1 को कॉइल 2 के पास लाया और फिर दूर ले गए। एंड गेस व्हाट? हर बार गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। मतलब सिर्फ स्विच ऑन या ऑफ करना ही नहीं, बल्कि रिलेटिव मोशन, हरकत भी करंट पैदा कर रही थी। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन से फैराडे ने क्या कंक्लूजन निकाला? स्विच ऑन करने पर करंट, ऑफ करने पर करंट, कॉइल को मूव करने पर करंट, इस सब में कॉमन क्या था? यही एक क्रूशियल पॉइंट है जिससे फैराडे ने इस पूरे पजल को सॉल्व कर दिया। और यही है वो गोल्डन रूल, वो नियम जिसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। करंट तब पैदा होता है जब भी किसी कंडक्टर के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो। द की वर्ड हियर इज चेंजिंग। जब हम स्विच ऑन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यानी चेंज होता है। जब ऑफ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड खत्म होता है, यानी चेंज होता है। और जब हम कॉइल को मूव करते हैं, तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। इट्स ऑल अबाउट द चेंज। और इस पूरे प्रोसेस को, इस अमेजिंग फिनोमिनन को हम एक नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल वर्ड्स में ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने का प्रोसेस है। यही है मोशन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का सीक्रेट। कोई जादू नहीं, प्योर फिजिक्स। तो इतनी बड़ी डिस्कवरी, इतना बड़ा आइडिया, इसके पीछे आखिर इंसान कौन था? चलिए अब मिलते हैं द मैन हिमसेल्फ, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। वो एक बहुत ही हम्बल फैमिली से आते थे। उन्होंने कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की। सोचो, वो एक बुक बाइंडिंग शॉप में काम करते थे और वहाँ वो साइंस की किताबें पढ़ते थे और खुद से सीखते थे। ही वॉज अ सेल्फ टॉट जीनियस। और 1831 में उन्होंने ये डिस्कवरी की जिसने जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स का रास्ता खोल दिया। तो सोचो, अभी आप ये वीडियो जिस भी डिवाइस पर देख रहे हो, वो चार्ज हुआ है, राइट? उसको पावर मिल रही है। वो पावर कहाँ से आ रही है? पावर ग्रिड से। और वो पूरा का पूरा पावर ग्रिड फैराडे की इसी 1831 की डिस्कवरी पर बेस्ड है। इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, इजंट इट? चलिए इस सेशन को एक सवाल के साथ एंड करते हैं। सोचो इस बारे में, फैराडे के एक्सपेरिमेंट में करंट सिर्फ तभी क्यों आया जब स्विच को ऑन या ऑफ किया गया? जब स्विच ऑन था और करंट स्टेडली बह रहा था, तब गैल्वेनोमीटर की नीडल वापस 0 पर क्यों आ गई? इसका जवाब सोचिए।
क्योंकि इसमें ही इस पूरे कॉन्सेप्ट का सीक्रेट छुपा है। मिलते हैं अगली क्लास। नमस्ते स्टूडेंट्स और वेलकम है आप सबका आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम आखिरकार उस राज से पर्दा उठाएंगे कि एक जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, और इसका सीक्रेट मजे की बात यह है कि हमारे अपने हाथ में ही छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं, जिसमें आई स्वेयर ज्यादातर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि फिजिक्स के इन सवालों में कब लेफ्ट हैंड यूज करना है और कब राइट हैंड। ये बहुत कॉमन सवाल है, पर इसका जवाब एक्चुअली बहुत सिंपल है। सो ये है वो सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिए। फंडा सिंपल है। लेफ्ट हैंड रूल, जिसको मोटर रूल भी कहते हैं, हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स निकालना हो। बेसिकली मोटर इलेक्ट्रिसिटी यूज करके घूमती है। लेकिन राइट हैंड रूल यानी जनरेटर रूल हम तब यूज करते हैं जब हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करनी हो। जनरेटर मोशन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और क्योंकि आज हम जनरेटर का सीक्रेट जान रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा पूरा फोकस राइट हैंड पर है। तो चलिए सीधे डाइव करते हैं इसके साइंस में। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यही वो नियम है, वो रूल है जो हमें स्टेप बाय स्टेप बताता है कि जब हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो आखिर करंट किस दिशा में पैदा होगा। चलिए अब थ्योरी बहुत हुई, थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब अभी मेरे साथ अपना राइट हैंड यानी सीधा हाथ आगे निकालें। हाँ, सबके सब। अब अपने अंगूठे, पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर और बीच की उंगली यानी मिडिल फिंगर को एक दूसरे से 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर स्ट्रेच कीजिए, बिल्कुल इस स्लाइड में दिखाए गए हाथ की तरह। रेडी? नाउ ये जो पोजीशन आपने बनाई है ना, इसमें हर फिंगर का एक खास मतलब है। चलो एक एक करके समझते हैं। आपका थंब यानी अंगूठा हमेशा कंडक्टर के मोशन यानी उसके हिलने की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। आपकी इंडेक्स फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। और अब जिस तरफ आपकी मिडिल फिंगर पॉइंट कर रही है वही है आपके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। सिंपल है ना? मोशन, फील्ड, करंट, दैट्स इट। अब जब हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी आ गई है तो ये जानना भी जरूरी है कि इस रूल से हम दो अलग अलग तरह का करंट बना सकते हैं। इन्हें आप इलेक्ट्रिसिटी के दो फ्लेवर्स भी कह सकते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जनरेटर से पैदा होने वाला करंट हमेशा एक जैसा नहीं बहता। इसके फ्लो करने के दो मेन तरीके हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, और ये स्लाइड इनके बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। पहला है डायरेक्ट करंट यानी डीसी। ये एक वन वे स्ट्रीट जैसा है। ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे आपके फोन की बैटरी या रिमोट के सेल से मिलने वाला करंट। वहीं दूसरी तरफ है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। ये अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, एक कदम आगे तो एक कदम पीछे। ये वो करंट है जो हमारे घरों में पावर प्लग से आता है, जिससे हमारे बड़े बड़े अप्लायंसेस चलते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंडिया में और दुनिया के ज्यादातर देशों में हमारे घरों में जो एसीज आती हैं वो इतनी तेजी से अपनी डायरेक्शन बदलती है कि एक सेकंड में 50 बार आगे पीछे होती है। जरा सोचिए, इसी को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं यानी 50 हर्ट्ज। इसीलिए कभी कभी पुराने बल्ब में हल्का सा फ्लिकर महसूस होता है। अब जब हमने सारी थियरी समझ ली है तो चलिए इस रूल को एक रियल प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखते हैं। इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। तो सिचुएशन को समझिए। इमेजिन कीजिए कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका नाम हमने ABCD रखा है। यह एक पावरफुल मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखी है और घूम रही है। जब ये घूमती है तो इसकी जो साइड AB है वो ऊपर की तरफ जा रही है और साइड CD नीचे की तरफ जा रही है। अब हमें पता लगाना है कि करंट कहाँ फ्लो करेगा। चलिए सबसे पहले ब्रांच AB के लिए मेरे साथ अपना राइट हैंड यूज कीजिए। इसका मोशन कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो अपने थंब को ऊपर यानी ऊपर पॉइंट कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है, जो यहाँ राइट साइड में है। तो अपनी इंडेक्स फिंगर को राइट पॉइंट कीजिए। अब ध्यान से देखिए, आपकी मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है? स्क्रीन के अंदर। इसका मतलब इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन है A से B। गॉट इट? अब सेम चीज ब्रांच CD के लिए करते हैं। इसका मोशन नीचे की तरफ है, तो अपने सम को डाउन पॉइंट कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नॉर्थ से साउथ यानी राइट साइड में है, तो इंडेक्स फिंगर को वैसे ही रखिए। अब देखिए क्या हुआ, आपकी मिडिल फिंगर अब स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है। मतलब इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, यानी C से D की तरफ। तब देखिए ब्रांच AB में करंट अंदर की तरफ जा रहा है A से B, और ब्रांच CD में करंट बाहर आ रहा है C से D। इसका मतलब पूरी कॉइल के अंदर करंट का पाथ बनेगा A से B, फिर B से C, फिर C से D। एक कंप्लीट लूप बन गया।
देखा, हमने फ्लेमिंग्स रूल से कितनी आसानी से इसे फिगर आउट कर लिया। तो चलिए, इससे पहले कि हम रैप अप करें, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या सीखा, और फिर मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क सवाल दूंगा जिसके बारे में आपको सोचना है। ये हैं आज के एक्सप्लेनर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज। पहला, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेटर्स में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है। याद है ना? मोशन, फील्ड, करंट। दूसरा, डीसी यानी डायरेक्ट करंट हमेशा एक ही दिशा में बहता है। और तीसरा, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन बार-बार बदलता रहता है। और अब आपके लिए एक दिमाग लगाने वाला सवाल। आज जो हमने सीखा है उसके बेसिस पर क्या आप बता सकते हैं कि एक डीसी जनरेटर और एक एसी जनरेटर की डिजाइन में, उनके स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? छोटा सा हिंट देता हूं, सोचिए उन स्प्लिट रिंग्स और स्लिप रिंग्स के बारे में जो यूज होती हैं। इसका जवाब जरूर सोचना और रिसर्च करना। हम मिलेंगे अगले हेलो दोस्तों, आज हम उस कमाल की मशीन की कहानी सुनेंगे जिसके बिना हमारी मॉडर्न लाइफ, सोचिए हमारे फोन, लाइट्स, कंप्यूटर्स, सब कुछ बंद पड़ जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की, वो डिवाइस जो हमारे घरों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक को पावर देता है। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है? हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो घूमने लगती है, जैसे एक फैन। पर सोचिए, अगर इसका ठीक उल्टा किया जाए तो? अगर हम मोटर को जमीन पर रखकर उसके एक्सल को हाथ से घुमाएं, तब हमें मोशन के बदले मिलती है इलेक्ट्रिसिटी। और बस यही है एक जनरेटर का आसान सा सीक्रेट। इस एक्सप्लेनर में हम जनरेटर के पर्दे के पीछे झांकेंगे। हम इसके प्रिंसिपल से शुरू करके इसके एक एक पार्ट को समझेंगे, करंट बनते हुए देखेंगे, एसी और डीसी का फर्क जानेंगे, और हाँ, एक रियल लाइफ एनर्जी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ये जादू होता कैसे है? एक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी यानी घूमने की ताकत को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। और इस कमाल के पीछे है द ग्रेट माइकल फैराडे की एक ऐसी रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी जिसने दुनिया बदल दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वही प्रिंसिपल है जो कहता है कि अगर आप एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो उस वायर में करंट पैदा हो जाएगा। सिंपल। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। चलिए इस मशीन को खोल कर देखते हैं और इसके सभी जरूरी पार्ट्स से मिलते हैं। जनरेटर का दिल है ये कॉइल। ये एक रेक्टेंगुलर कॉपर वायर है जिसे आर्मेचर भी कहते हैं। बस इमेजिन कीजिए कि इसे एक बहुत ताकतवर मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के ठीक बीच में रखा गया है, जहां सारी एक्शन होने वाली है। अब आते हैं रिंग्स पर। याद है इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग्स होते थे जो बीच से टूटे हुए थे? यहाँ उनसे अलग हम यूज करते हैं स्लिप रिंग्स। ये 2 पूरे कंप्लीट मेटल के रिंग्स हैं जिनके नाम है R1 और R2, और ये कॉइल के दोनों एंड से जुड़े होते हैं। इनका रोल बहुत जरूरी है जो हमें आगे पता चलेगा। अगला पार्ट है ब्रशेस। ये B1 और B2 स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस हैं जो अपनी जगह पर रहते हैं, जबकि स्लिप रिंग्स इनके नीचे घूमते रहते हैं। इनका काम सिंपल सा है, घूमते हुए रिंग्स में पैदा हुए करंट को पकड़कर बाहर एक्सटर्नल सर्किट यानी हमारे बल्ब या फैन तक भेजना। और आखिर में है एक्सल। ये वो रॉड है जो स्लिप रिंग से जुड़ी होती है और इसे ही बाहर से घुमाया जाता है, चाहे वो बांध से गिरने वाला पानी हो, स्टीम टर्बाइन हो या कार का इंजन। जब एक्सल घूमता है तो उसके साथ कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तेजी से घूमने लगती है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब सारे पार्ट्स तैयार हैं, तो चलिए करंट बनाते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे फिजिक्स का एक जादुई टूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अपना राइट हैंड तैयार रखिए। अंगूठा, पहली उंगली और बीच की उंगली तीनों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखें। अंगूठा मोशन दिखाएगा, पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड और बीच की उंगली देगी करंट की डायरेक्शन। रेडी? चलिए पहला आधा चक्कर देखते हैं। मान लीजिए एक्सल इस तरह घूमता है कि एक कॉइल की साइड AB ऊपर उठती है और साइड CD नीचे जाती है। अब अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, अंगूठा ऊपर मोशन, पहली उंगली नॉर्थ से साउथ फील्ड, तो आप पाएंगे कि बीच की उंगली A से B की तरफ पॉइंट कर रही है। इसका मतलब साइड AB में करंट A से B की तरफ फ्लो करेगा, और इसी तरह साइड CD में C से D की तरफ। यानी पूरी कॉइल में करंट A से B, B से C और C से D फ्लो करेगा। अब आते हैं दूसरे आधे चक्कर पर। अब सब कुछ पलट जाता है। जो साइड AB पहले ऊपर जा रही थी, अब वो नीचे जा रही है, और साइड CD ऊपर आ रही है। राइट हैंड रूल के मुताबिक करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। अब साइड AB में करंट B से A की तरफ जाता है और CD में D से C की तरफ। मतलब पूरी कॉइल में करंट अब D से C, C से B और B से A फ्लो करता है।
सो द क्रूशियल पॉइंट इज यहाँ करंट हर आधे चक्कर में अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। पहले चक्कर में B2 से B1 और दूसरे में B1 से B2। इसीलिए इस करंट को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC। और हाँ, हमारे घरों के प्लग पॉइंट्स में यही AC करंट दौड़ता है जो हर सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन बदलता है। चलिए इस सारी थ्योरी को अब रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके देखते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो हम रोज फेस करते हैं, जब हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा अप्लायंस ज्यादा बिजली खा रहा है। सवाल सिंपल है। एक तरफ है 500 वॉट का टीवी जो आधा घंटा चला और दूसरी तरफ है 600 वॉट का हीटर जो सिर्फ 20 मिनट चला। आपके हिसाब से किसने ज्यादा बिजली खर्च की? हीटर ज्यादा पावरफुल है लेकिन चला कम टाइम के लिए। सोच लीजिए। पहले टीवी की एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी का आसान सा फॉर्मूला है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पावर है 500 वॉट्स और टाइम है 30 मिनट्स यानी 0.5 आवर्स। तो 500 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब आया 250 वॉट आवर्स। अब हीटर की बारी। हीटर का पावर है 600 वॉट और टाइम है 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स घंटे का तीसरा हिस्सा होता है यानी 1/3 आवर। तो 600 को 1/3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 200 वॉट आवर्स। तो रिजल्ट आपके सामने है। चार्ट में साफ दिख रहा है कि 250 वॉट आवर्स 200 वॉट आवर्स से ज्यादा है। इसका मतलब टीवी ने हीटर से ज्यादा एनर्जी यूज की, भले ही वो कम पावर का था। लेसन ये है कि एनर्जी कंजम्पशन में पावर के साथ साथ टाइम भी बहुत मैटर करता है। हमने एसी बनाना तो सीख लिया, लेकिन अगर हमें डीसी यानी डायरेक्ट करंट चाहिए हो, जैसा हमारे फोन की बैटरी में होता है जिसमें करंट एक ही डायरेक्शन में बहता है, तब क्या करना होगा? इसका जवाब एक छोटे से लेकिन बहुत ही क्लेवर बदलाव में है। अगर हम जनरेटर में स्लिप रिंग्स की जगह मोटर वाले स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लगा दें तो वो हर आधे चक्कर के बाद करंट की डायरेक्शन को पलटने से रोक देता है। वो ब्रशेस का कनेक्शन ऐसी स्मार्ट तरीके से बदलता है कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है और बस हमें मिल जाता है सीधा साधा डायरेक्ट करंट या डीसी। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार फटाफट से सारे की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहला, जनरेटर का बुनियादी उसूल है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए। दूसरा, एसी के लिए स्लिप रिंग्स और डीसी के लिए स्प्लिट रिंग्स यूज होते हैं, बस इतना सा फर्क। और तीसरा, कॉइल में जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ही पावरफुल करंट बने। तो अब आपके लिए एक आखिरी चैलेंज। जरा दिमाग लगाइए और बताइए, स्क्रीन पर दिख रहे डिवाइसेस में से कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा करता है? और सही जवाब है ऑफ कोर्स सी, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं। वेल डन। हमने बिजली बना तो ली, लेकिन सोचिए जब ये हाई वोल्टेज पावर बड़े बड़े पावर प्लांट से हमारे घरों तक पहुंचती है तो आगे क्या होता है? हमारे घरों के अंदर दीवारों के पीछे जो डोमेस्टिक वायरिंग का जाल है और जो सेफ्टी डिवाइसेस जैसे फ्यूजेस और अर्थ वायर्स लगे हैं, वो हमें खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचाते हैं? इसके बारे में जरूर सोचिए। मिलते हैं अगले। नमस्ते स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इस फाइनल मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं पता है? हम साइंस को सीधा आपके घर के अंदर लाएंगे। जी हाँ, आपके घर की वायरिंग, उसकी सेफ्टी, इसकी पीछे की जो पूरी फिजिक्स है ना, उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। रेडी हो? अच्छा एक बात बताओ, कभी सोचा है आपने कि पावर प्लांट से जो इतनी मैसिव एनर्जी आती है वो आपके छोटे से बेडरूम में आपके फोन चार्जर तक पहुंच जाती है और कोई आग नहीं लगती? कैसे? ये एक मिस्ट्री जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और इसके पीछे की सारी फिजिक्स को आसानी से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने घर के इलेक्ट्रिक ब्लूप्रिंट से। इमेजिन करो आपकी दीवारों के पीछे ना 3 मुख्य तारों का एक पूरा नेटवर्क, एक जाल है जो आपके टीवी से लेकर एसी तक सब कुछ चलाता है। ये 3 तारें समझ लो हमारे घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बैकबोन है। तो आइए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। तो सबसे पहला हीरो है हमारा लाइफ वायर। इसे हम फेज वायर भी कहते हैं। बस ये याद रखो, सारा का सारा करंट इसी तार से एकदम हाई पोटेंशियल पर आपके घर में एंटर करता है। मतलब पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एंट्री पॉइंट यही वायर है। अब आई दूसरी वायर, न्यूट्रल वायर। देखो सिंपल सी बात है, अगर करंट के आने का रास्ता है तो उसके जाने का रिटर्न पाथ भी तो चाहिए ना। बस न्यूट्रल वायर वही काम करती है। ये सर्किट को कंप्लीट करती है और करंट को अप्लायंस में यूज होने के बाद वापस ले जाती है। इसके बिना सर्किट अधूरा है और कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा। सिंपल।
और अब आती है तीसरी और सच कहूं तो सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी वायर, अर्थ वायर। इसका कलर यूजुअली ग्रीन होता है। इसका काम क्या है? ये वायर सीधा जमीन के अंदर एक मेटल प्लेट से जुड़ी होती है। तो अगर कभी गलती से किसी अप्लायंस में करंट लीक हो जाए तो ये एक्स्ट्रा करंट को फटाक से सेफली जमीन में भेज देती है और आपको एक भयानक इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेती है। बहुत बहुत जरूरी है ये। ओके, अब ये जो नंबर स्क्रीन पे है ना, इससे बिल्कुल मत भूलना। मार्क माय वर्ड्स, एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इंडिया में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा 220 वोल्ट्स होता है। हमेशा। हमारे घर के सारे अप्लायंसेस फ्रॉम ए टू जेड इसी वोल्टेज पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो देखो, ज्यादातर टाइम तो सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन कभी कभी सर्किट्स में गड़बड़ हो जाती है, चीजें गलत हो जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स के दो सबसे बड़े दुश्मनों की, दो सबसे बड़े खतरों की, क्योंकि सेफ रहने के लिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पहला है शॉर्ट सर्किट। ये कब होता है? सिंपल है, जब गलती से लाइव और न्यूट्रल वायर्स का प्लास्टिक कवर यानी इंसुलेशन खराब हो जाए और वो आपस में टच हो जाए। इससे क्या होता है? रेजिस्टेंस एकदम जीरो और करंट अचानक से इतना बढ़ जाता है कि आग लग सकती है। अब दूसरा है ओवरलोडिंग। इसका नाम ही सब कुछ बता रहा है। ओवरलोड ये तब होता है जब हम एक ही सॉकेट से एसी भी चला रहे हैं, फ्रिज भी, माइक्रोवेव भी, मतलब सर्किट की कैपेसिटी से ज्यादा करंट खींच रहे हैं। इसे कहते हैं ओवरलोडिंग। तो सवाल ये है कि इन खतरों से हमें बचाता कौन है? यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, द MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपने देखा होगा पहले फ्यूज वायर यूज होते थे जिनको बार बार बदलना पड़ता था, पर आजकल हर घर में आपको ये छोटा सा स्विच जरूर दिखेगा। ये है हमारा मास्टर प्रोटेक्टर। और इसका काम करने का तरीका ना बहुत ही स्मार्ट है। जैसे ही MCB को पता चलता है, जैसे ही वो डिटेक्ट करता है कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से करंट सेफ लिमिट से ज्यादा हो गया है, वो ट्रिप हो जाता है। सुना है ना ये वर्ड, MCB ट्रिप हो गया। इसका मतलब है उसका स्विच ऑटोमेटिकली गिर जाता है, यानी ऑफ हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। बस इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाता है और इस तरह आपका घर और आपके सारे महंगे अप्लायंसेस दोनों सेफ रहते हैं। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर जो ना सिर्फ एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है बल्कि आपकी रियल लाइफ में भी काम आएगा, और वो है बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट करें। हाँ, इससे सीखने के बाद आप अपने घर का बिल भी आराम से चेक कर पाएंगे। तो तैयार हैं इस एग्जाम चैलेंज के लिए? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसकी पावर है 1100 वॉट और वो रोज 2 घंटे चलती है। हमें निकालना है अप्रैल महीने का इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंस यानी बिल, और रेट क्या है? 5 रुपए पर यूनिट। अब क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस कैलकुलेशन के लिए हम बस 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1, हमें निकालनी है डेली एनर्जी, यानी एक दिन में कितनी बिजली यूज हुई। और याद रखो, कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, यानी किलोवाट आवर। तो सबसे पहले पावर जो वॉट्स में है उसे किलोवाट्स में बदलो। 1100 वॉट बन गया 1.1 किलोवाट्स। सिंपल। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पावर इंटू टाइम। तो 1.1 किलोवाट को 2 आवर्स से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 2.2 किलोवाट आवर। ये हो गई एक दिन की कंजम्पशन। स्टेप 2, अब हमें निकालनी है पूरे महीने की एनर्जी। सवाल में अप्रैल का महीना है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। तो 2.2 यूनिट्स पर डे को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल हो गया 66 यूनिट्स फॉर द मंथ। स्टेप 3, बस आखिरी स्टेप, टोटल कॉस्ट निकालनी है। 66 यूनिट्स को हमें जो रेट दिया है यानी 5 रुपीज पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा फाइनल बिल कितना है? और हमारा फाइनल आंसर आ गया 330 रुपए। देखा कितना सिंपल है, बस 3 स्टेप्स और आपका आंसर तैयार। अब आप किसी भी अप्लायंस का बिल आसानी से निकाल सकते हैं, है ना? चलिए, कैलकुलेशन तो हो गई, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। थ्योरी को एकदम पक्का करने के लिए अब हम सॉल्व करेंगे गिव साइंटिफिक रीजंस वाले क्वेश्चंस। इनसे पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। ओके, तो ये टेबल देखो, ये एक साथ 3 बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन वाले क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है। पहला, बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट ही क्यों यूज होता है? इसका रीजन है इसका सुपर हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये इतना गर्म हो जाता है व्हाइट हॉट कि रोशनी देने लगता है, लेकिन पिघलता नहीं। दूसरा, हीटर कॉइल में निक्रोम ही क्यों? क्योंकि ये एक एलॉय है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, मतलब ये करंट को रोककर हीट पैदा करता है।
और दूसरा, ये हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी खराब नहीं होता। और तीसरा, हम बिजली के बिल के लिए यूनिट यानी kWh ही क्यों यूज करते हैं, जूल्स क्यों नहीं? सिंपल सा रीजन है, जूल एक बहुत बहुत छोटी यूनिट है। सोचो 1 किलोवाट आवर में 3.6 मिलियन जूल्स होते हैं, तो जूल्स में बिल बनाना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। चलिए, अब तक जो भी पढ़ा उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तैयार हो जाओ एक क्विक फायर राउंड के लिए। देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। ओके, हियर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट। इन चारों में से अलग क्या है? ऑप्शंस हैं फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लव्स और जनरेटर। थोड़ा सोचो, इनमें से 3 चीजों में कुछ कॉमन है, वो क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज जनरेटर। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि देखो, फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर और रबर ग्लव्स, ये तीनों चीजें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड है। ये या तो करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं या हमें उससे बचाते हैं। लेकिन जनरेटर तो खुद इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं? जल्दी से याद करो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जनरेटर इसी प्रिंसिपल पर तो काम करता है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। और अब आपके लिए एक फाइनल चैलेंज। इसका जवाब मैंने इसी सेशन में दिया था, देखते हैं किसको याद है। सवाल है, इंडिया में लाइव और न्यूट्रल वायर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में लिखना है। I'll be waiting। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने अपने घर के 3 वायर सिस्टम को समझा, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। हमने 2 बड़े खतरों को डिकोड किया, शॉर्ट सर्किट्स और ओवरलोडिंग। हमने अपने सुपर हीरो MCB के बारे में जाना, जो हमें इन खतरों से बचाता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप कॉन्फिडेंटली अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यू आर नाउ फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। और इसी के साथ दोस्तों, हमारा चैप्टर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरह से कंप्लीट होता है। कंग्रेचुलेशंस। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या हम अगला चैप्टर 5 हीट शुरू करें? आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑलवेज